तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग फिर से आपके सामने आ चुके हैं और लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था गोलकनाथ केस, जो कि रिलेटेड था प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से, जिसमें बहुत सारे चीज़ों को मैंने बताया था आप लोगों को। आज हम लोगों के साथ, जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था, कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में केशवानंद भारती केस के बारे में बात करेंगे, जो कि आप जानते होंगे, जिनकी ने भी केशवानंद भारती केस के बारे में सुना है या फिर हल्का फुल्का भी जानते होंगे। वो ये बहुत ही रिलेवेंट है हमारे पॉलिटी के बहुत सारे चीज़ों से, बहुत सारे कॉन्सेप्ट से। ये रिलेवेंट इसलिए है क्योंकि इस केस के होने के बाद हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत मेजर चेंजेस आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट्स में चेंजेस आए हैं और उसके थ्रू बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो देखिए दोस्तों, आज केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 केस के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस केस को आगे बताने से पहले मैं एक केशवानंद भारती जी का एक बैकग्राउंड आपको बता देना चाहता हूँ। केशवानंद भारती एक संत थे जो कि केरल से थे, बिलोंग करते थे। केरल के एक मठ से बिलोंग करते थे, हिंदू मठ से। वो जनरली इन्फ्लुएंस थे, पूरी तरह से प्रभावित थे शंकराचार्य से। केशवानंद भारती जी को केरल का शंकराचार्य भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि वो जो शंकराचार्य जी का जो सिद्धांत था, अद्वैत सिद्धांत, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो ये रहा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। और अब आते हैं हम लोग अपने केस पे। तो दोस्तों केशवानंद भारती केस के होने का जो कारण था, उसका मेन कारण था कि मठ के 400 एकड़ जमीन में से 300 एकड़ केरल सरकार द्वारा अधिग्रहण। मठ के 400 एकड़ जमीन में से 300 एकड़ जमीन केरल सरकार द्वारा अधिग्रहण। अब देखिए ये क्या था। जैसे कि गोलकनाथ केस में हम लोगों ने पढ़ा कि जो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया था, यानी आज़ादी से पहले का जब भारत था, वहाँ सामंतियों का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव था। सामंती वो होते थे जिनके पास बहुत ज़्यादा पूंजी होती थी, बहुत ज़्यादा लैंड होते थे, बहुत ज़्यादा ज़मीन होते थे, वो सामंती कराते थे, जिसे हम जो महलदारी सिस्टम, फिर रैयतवारी सिस्टम और क्या जमींदारी सिस्टम से भी जानते हैं। तो उस समय के जमींदारों में के पास अधिकतर जो जमीन होती थी, छीन के झपट के अपने पास रख लिया करते थे। लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं था। जो कि शंकराचार्य थे, केशवानंद भारती थे, जिन्हें शंकराचार्य ऑफ केरला कहा जाता है, उनका एक मठ था, हिंदू मठ था। उस हिंदू मठ में 400 एकड़ जमीन थी। उस हिंदू मठ की 400 एकड़ कुल जमीन थी। इन 400 एकड़ों में से 300 एकड़ जमीन को केरल सरकार ने अधिग्रहित करने की बात की। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी बताया था लास्ट केस में कि उस टाइम हमारा जो इंडिया था वो डेवलपिंग इंडिया था। अभी भी है डेवलपिंग, पूरी तरह से डेवलप हम लोग नहीं हुए हैं, अभी भी इंडिया हमारा डेवलपिंग इंडिया है। बट एट दैट पॉइंट द इंडिया इज एट अ वेरी पॉवर्टी लेवल। उस टाइम इंडिया एक बहुत ही गरीबी लेवल पे था, ब्रिटिशर्स द्वारा पूरी तरह से लूटा गया था। तो उस समय जो भूमि थी, ये 300 एकड़ भूमि केरल सरकार ले करके जो पट्टेदार किसान होते थे, जिनके पास जमीन नहीं हुआ करती थी किसानी करने के लिए, दूसरों के यहाँ मजदूरी किया करते थे, उनमें बांट रही थी। यही था कारण था केशवानंद भारती केस का। तो इसमें याचिका दायर की गई। यहाँ याचिका क्या दायर की गई कि केरल सरकार भूमि अधिग्रहण कानून अनुच्छेद 25 एवं अनुच्छेद 26 का हनन करती है और 29वां संविधान संशोधन। देखिए ये बात क्या है। अब देखिए, केरल सरकार ने जब भूमि अधिग्रहण कानून बनाया तो उसके तहत क्या था कि जो जिनके पास अत्यधिक भूमि है उनके भूमि को अधिग्रहित कर, जिनके पास भूमि नहीं है उन लोगों में बांटने का बात था। तो इसमें बताया था मैंने, जैसे कि पट्टेदार किसानों को खेतें दी जा रही थी। तो इससे क्या हो रहा था, इससे संविधान के मूल अधिकारों में 2 आर्टिकल्स है, 2 अनुच्छेद हैं, एक आर्टिकल 25 और एक आर्टिकल 26। इसका हनन कैसे हो रहा था सर, ये हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 का हनन कैसे हो रहा था सर, इसको हम लोग थोड़ा देखेंगे। किस तरह देखेंगे, देखिए आइए। आर्टिकल 25 में की जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल 25 में ये लिखित है कि किसी भी अभिव्यक्ति को, कोई भी आदमी को अपने धर्म को मानने की, ठीक ना, पूरी तरह से आज़ादी, वो स्वतंत्र है कि किसी भी धर्म को मान सकता है, उसके अनुसार अपना आचरण कर सकता है, अपनी मानसिकता कर सकता है, उससे कोई भेदभाव नहीं है। और 26 में भी वही था
कि सामूहिक रूप से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, यानी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार था। तो ये जो जमीन था यह तो धार्मिक स्थल था, यानी धर्म के आधार पर यह जमीन था। तो इसका अधिग्रहण अगर सरकार कर रही है तो लोगों के आस्था को चोट पहुंच रही है, लोगों की आस्था को चोट पहुंच रही है, तो उनके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। जनरल सी बात है, समझे। तो अनुच्छेद 26 और अनुच्छेद 25 का हनन इस तरह से हो रहा था क्योंकि वो धार्मिक मूल अधिकार को प्रदान करती थी और सरकार उनसे वो जमीन ले रही थी। देखिए अब 29वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें क्या था, देखिए 29वां संविधान संशोधन में क्या हुआ कि केरल सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून बनाया एक, और उस भूमि अधिग्रहण कानून को 9वीं अनुसूची, कौन सी 9वीं, एक मिनट, 9वीं अनुसूची में डाल दी गई। 9वीं अनुसूची क्या थी, लास्ट वीडियो अगर आपने देखा हुआ तो उसमें बताया था मैंने कि 9वीं अनुसूची ऐसी अनुसूची थी जिसमें कि अगर किसी भी कानून को डाल दिया जाए तो उसे किसी भी तरह से चैलेंज यानी चुनौती नहीं दी जा सकती है। रुकिएगा, तो यहाँ 9वीं अनुसूची क्या थी, 9वीं अनुसूची वही थी जिसमें अगर कोई भी कानून अगर आप बना के डाल देते हैं तो उसे किसी भी तरह से चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो केरल सरकार ने वही काम किया, एक भूमि अधिग्रहण कानून बनाया और केंद्र सरकार को दे दिया। केंद्र सरकार ने उसे 9वीं अनुसूची में डाल दिया और अब ये छुआ नहीं जा सकता था। अब देखिए इसमें सर्वोच्च न्यायालय का क्या प्रतिक्रिया था। इसे बताने से पहले मैं कुछ और बातों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो केस था वो केस दायर किया गया था 31 अक्टूबर 1972 को, और 31 अक्टूबर 1972 से 23 मार्च 1973 तक इसका सुनवाई चला, और इसका फैसला जो था वो 24 अप्रैल 1973 को आया। ठीक है, 68 दिनों तक ये सुनवाई चली, बहुत ही लंबी सुनवाई थी, बहुत ही लंबी सुनवाई, बहुत इसमें टाइम लग गया था। 68 दिनों तक सुनवाई चली एवं 13 जजों की बेंच बैठी। ये जो बेंच बैठी जो सुनवाई कर रही थी इसका, वो टोटल 13 जजों की थी। तो इसका जो सुनवाई का जो रिजल्ट निकला वो 7 और 6 के रेशियो में आया, यानी 7 इसके पक्ष में थे और 6 इसके विपक्ष में थे। 7-6 से ये जजमेंट दिया गया। अब वापस से आते सर्वोच्च न्यायालय का क्या, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्या कहा गया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा इस पूरे चीज को देखते हुए कि ठीक है, जो केंद्र सरकार या फिर कोई भी जो संसद है वो संविधान के किसी भी भाग में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है, लेकिन क्या सबसे बड़ी बात उसमें ये एक बात बोली गई कि सरकार संविधान में संशोधन कर सकती है। सरकार यानी कौन, संसद संविधान में संशोधन कर सकती, परंतु संशोधन द्वारा संविधान के प्रस्तावना एवं मूल ढांचे का हनन नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, संविधान के प्रस्तावना, दैट इज द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के प्रस्तावना और मूल ढांचे यानी क्या, बेसिक स्ट्रक्चर और क्या, प्रीएम्बल का हनन नहीं होना चाहिए। कोई भी संशोधन ऐसा ना हो कि जो संविधान के मूल ढांचे और उसके प्रस्तावना यानी उद्देशिका का हनन करे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या हुआ कि इसी जजमेंट द्वारा एक बहुत ही डिबेटेबल पॉइंट था, बहुत ही डिबेट हो रहा था इस बात पे कि क्या प्रस्तावना, क्या प्रीएम्बल जो है वो संविधान का भाग है या नहीं है। तो ये जो केस हुआ केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया कि जो प्रस्तावना है यानी क्या, जो उद्देशिका है वो संविधान का भाग है, संविधान का भाग है। अब भाग मतलब क्या, वो भाग 3, भाग 4, भाग 5 वो नहीं, यानी संविधान में ये जुड़ा हुआ है। अब देखिए इससे कुछ रिलेटेड कुछ और बात बता देते हैं कि अब सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि इस प्रस्तावना का उपयोग, तो देखिए प्रस्तावना संविधान का भाग है ये तो सर्वोच्च न्यायालय ने बता दिया, लेकिन उसके साथ कुछ और चीजों का उन्होंने व्याख्या किया। उन्होंने बोला कि ठीक है प्रस्तावना संविधान का भाग है, लेकिन सरकार यानी संसद इसका किसी भी तरह से
सरकार के शक्तियों का ना तो ये स्रोत होगा और ना ही सरकार पर किसी तरह का प्रतिबंध लगाएगा। मतलब क्या, ये देखिए कि प्रस्तावना तो संविधान का भाग हो गया, प्रस्तावना संविधान का भाग हो गया, लेकिन प्रस्तावना सरकार को ना कोई विशेष शक्ति देती है और ना ही सरकार पे किसी तरह का प्रतिबंध लगाती है कि वो ये चीज नहीं कर सकता। इस बात को भी सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी अच्छी तरह से व्याख्या की थी। तो इतना हम लोग को समझ में आ चुका होगा। अब देखिए, ये जो केशवानंद भारती जो केस था, ये कोई मामूली केस नहीं था। इस केस का प्रभाव बहुत जगह पे पड़ा। इस केस का प्रभाव दूसरे देशों पर पड़ा, जैसे कि बांग्लादेश का एक केस है जो अनवर हुसैन बनाम बांग्लादेश, ये केस था। इसमें जो वहाँ रेफरेंस लिया गया कि भारत के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में जो मूल ढांचे की बात की गई है, वो उसको यहाँ पे लिया गया इस केस में, अनवर हुसैन बनाम बांग्लादेश केस में। यानी ये जो केस है, ये अनवर हुसैन बनाम बांग्लादेश और ये जो केन्या, युगांडा और सेशल्स, इन सभी देशों में मूल ढांचे का जो बात कहा गया था यहाँ केशवानंद भारती केस में, वो इन सब केसों को पूरी तरह से इन्फ्लुएंस करता है। उसका इस केस का रेफरेंस लेकर के यहाँ जजमेंट दिया गया है इन सब केसों में। तो एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये जो एक बात आप मेरे बार बार मेरे मुंह से निकल रहा होगा, आप लोग सुन रहे होंगे, मूल ढांचे, ये मूल ढांचा क्या है और ये मूल ढांचा को कौन निर्धारित करेगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। ये मूल ढांचा, ये बेसिक स्ट्रक्चर भाई आखिर है क्या? तो देखिए, अगर आप कोई चीज बना, जैसे आपका घर बना होगा या फिर कोई भी चीज बन रहा होगा, तो उसका कहीं से शुरुआत होता होगा। ठीक है, समझ रहे होंगे बात को। जैसे अगर घर बन रहा है तो सबसे पहले उसका फाउंडेशन डालते हैं हम लोग, नीचे में पिलर वगैरह डालते हैं, पूरा बाउंड्री डालते हैं, उसका फाउंडेशन डालते हैं, तो वो फाउंडेशन बनता है। उसके बाद फिर उसको चारों तरफ से घेरा जाता है, पिलर्स दे करके उसको फर्स्ट फ्लोर, एक फ्लोर बनाया जाता है। और फिर उस एक फ्लोर के ऊपर जब हम लोग रूफ ढालते हैं, उसके ऊपर फिर फ्लोर बनाया जाता है। लेकिन जो नीचे वाला जो ग्राउंड फ्लोर था, जिसका जो हम लोग बाउंड्री दिए थे, जहां फाउंडेशन बनाए थे, वो क्या था? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दैट बिल्डिंग, उस बिल्डिंग का बेसिक स्ट्रक्चर था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो मूल ढांचा है जिसका बात मैं बार बार कर रहा हूँ, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है जिसका बात मैं बार बार कर रहा हूँ और जिसका बात हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी की थी, वो बेसिक स्ट्रक्चर था संविधान का। कि जिस मूल चीजों को, जिस मूल भावनाओं को लेकर के संविधान बनाया गया है, उन भावनाओं को, उन चीजों को किसी तरह से छेड़ा ना जा सके, उससे तोड़ा ना जा सके। इसीलिए बोला गया कि मूल ढांचों का किसी तरह से हनन ना हो एवं क्या प्रस्तावना का हनन ना हो। इस तरह से इन चीजों को ध्यान में रख करके ही संसद किसी भी तरह का संविधान संशोधन कर सकती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मैंने पूरा ही ये केस बता दिया है और आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार एक स्मॉल रिकैप लेते हैं कि क्या था ये केस। तो देखिए, मेरी तरफ देखिएगा, फुल्ली फोकस होकर के, बस रुको। तो आइए रिकैप लेते हैं इस पूरे केस का। तो ये केस क्या था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये केस था 1973 में ये हुआ। स्टार्टिंग हुआ 24 अक्टूबर 1972 को, सॉरी 31 अक्टूबर 1972 को, 23 मार्च 1973 तक ये केस चला। 24 अप्रैल 1973 को इस केस की सुनवाई पूरी तरह से खत्म हुई और फैसला आया, जिसमें फैसला क्या दिया सुप्रीम कोर्ट ने कहा संसद संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है, परंतु उसे इस बात का ध्यान रखना है कि संविधान के मूल ढांचे एवं प्रस्तावना का उल्लंघन ना हो, उसका हनन ना हो। इन सभी बातों को बताया और सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है और इसका उपयोग सरकार ना किसी शक्ति के स्रोत में कर सकती है, ना ये प्रस्तावना संविधान की सरकार के ऊपर किसी तरह का प्रतिबंध लगाता है। इसमें 13 जजों की बेंच थी, 68 दिनों तक सुनवाई चली, 7-6 से जजमेंट आया। 7 लोग इस जजमेंट के पक्ष में थे और 6 लोग विपक्ष में थे। ये क्यों था? केशवानंद भारती जी के हिंदू मठ के 400 एकड़ जमीन को केरल सरकार ने 300 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर पट्टेदार मजदूरों में, किसानों में बांट दिया था।
तो याचिका क्या थी कि भूमि अधिग्रहण कानून के विरुद्ध याचिका थी 29वां संविधान संशोधन, जिसे 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया था। 25वें अनुच्छेद एवं 26वें अनुच्छेद का हनन करती थी ये 29वां संविधान संशोधन। इसका कुछ कुछ देशों पे इफेक्ट भी पड़ा, वो भी मैंने बता दिया आपको। तो ये पूरा रहा आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। और अब मैं एक कुछ और जानकारी आप लोगों को दे देना चाहता हूँ कि केशवानंद भारती जी जो कि शंकराचार्य थे केरल के, उन्हें माना जाता था, उनका अब निधन हो चुका है। वो 79 ईयर्स के थे जब उनका निधन हो चुका। उनके हार्ट में कुछ सर्जरीज करानी थी जो कि होने से पहले ही उनका डेथ हो गया। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को ये पूरा वीडियो? क्या आप लोगों को पूरी अच्छी तरह से समझ में आया? अगर समझ में आया है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर कहीं मैं मिस्टेक किया हूँ, आप लोगों को समझाने में मेरे से कोई गलती हुई है, तो प्लीज़ गाइड मी। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।